नमस्कार दोस्तों, पास क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी ने जीआईसी परीक्षा आयोजित की थी। हालाँकि यूपीपीएससी के इधर भी 6 कई एग्ज़ाम आयोजित हुए, जैसे एलटी का एग्ज़ाम हुआ, यूपीजीआईसी का हुआ या जीडीसी का हुआ। प्री तो तीनों के हो गए, एलटी के मेंस भी हो गए। तो अब आया है यूपीजीआईसी का पेपर और यूपीजीआईसी का मेंस लगा हुआ है, ठीक? और यूपीजीआईसी के मेंस में जो है कि देखिए हम यही सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। देखा मैंने बहुत सारे बच्चे जो है चूँकि इसमें 2 पेपर हैं। एक जो है कि 100 नंबर का पेपर है, उसके बाद सेकंड वाला जो है, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। फर्स्ट पेपर कॉमन है, वो सभी के लिए, वो जो 100 नंबर का है, ठीक है ना? जिसमें गद्यांश आएगा, जिसमें जो है कि निबंध आएँगे या जिसमें जो है कि मुहावरे, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव शब्दावली ये सब सारी चीज़ें पूछी जाएँगी, वो सबके लिए कॉमन है। सेकंड पेपर वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, सब्जेक्ट स्पेशल होगा। तो जो फर्स्ट पेपर है 100 नंबर का, वो सबके लिए कॉमन है। अब इस कॉमन को हम किस रूप में देखें और किस रूप में समझें और किस रूप में पढ़ें, ये उन विद्यार्थियों के लिए समस्या है जिनके पास हिंदी नहीं है या जिनके पास हिंदी भी है, उनके लिए तो थोड़ा बहुत आसान है, लेकिन जिनकी हिंदी नहीं रही है और उनको भी हिंदी देना है, उन तत्सम, तद्भव, वाक्य रचना, अर्थ दोष, पद दोष या इन सारी शब्दावलियों से जूझना है, उनके लिए लग रहा है बहुत कठिन चीज़ है। जबकि ऐसा वास्तव में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर वो कॉमन पेपर दिया है, तो इसका मतलब है ठीक है, बेसिक समझ होनी चाहिए आपकी उसके प्रति। और ऐसा नहीं है कि आप इस हिंदी बेल्ट में रहे हैं, तो ऐसा नहीं जानते होंगे कि लंबोदर है, तो लंबोदर का मतलब क्या? गणेश नहीं जानते हो? मतलब बहुत सारी चीजें हैं आपने कॉम्पिटेटिव एग्जामों के तौर पे दी, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने यही सीरीज शुरू की है कि इस पेपर में हम आपके साथ हैं। क्योंकि देखिए, कहा जाता है ना कि एक अभी जो प्री हुआ, छटनी की प्रक्रिया हुई है, और चूंकि छटनी की प्रक्रिया से बहुत सारे लोग आगे बढ़े हैं। तो जैसे वो शायर लुधियानवी की है ना शायरी की, हजार वर्ग गिरे लाख आदिया उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो ठीक ये जो फूल है, ये सच में खिल के रहेंगे, क्योंकि ये जो आंधियां हैं, ये जो बर्फ है, ये हमने कभी प्री के रूप में, कभी लेट लतीफी के रूप में, बहुत सारी चीजों में देख रखी है। लेकिन अब आप चूंकि क्या है कि आप मजबूती के साथ अपने प्री को पास करके तने के साथ खड़े हो चुके हैं, बस आपको फल लगने की देरी है, फूलने की देरी। अब धीरे धीरे आपका विकास हो रहा है, और जिस दिन इस रिजल्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे, आप फलों से लद जाएंगे, आपका परीक्षा का परिणाम सुखद। इसी फल को पाने के लिए, इसी चाहत में और इसी पुष्प की प्राप्ति आपके जीवन में हो, हम फिर से और एक नए अध्याय के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। हालांकि इसके पहले भी हम लोगों की क्लासेस चलती रहती है क्लास में, लेकिन मैंने देखा कि इधर बीच इस पे किसी ने कोई बात नहीं की है। ठीक, तो हम लोग इस पे बात करेंगे। आइए चलिए सीधे चलते हैं हम लोग। ठीक है मेरे प्रिय, देखिए मैंने बताया कि फर्स्ट पेपर जो होगा, फर्स्ट पेपर वो जो होगा 100 नंबर का होगा। सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट का होगा 300। अब देखिए इस फर्स्ट पेपर में क्या है कि देखिए एक आएगा गद्यांश। ठीक, इस गद्यांश के थ्रू क्या होगा कि आपको जैसे गद्य पढ़िए, जैसे आपने बहुत सारे लोग यूजीसी नेट एनटीए के एग्जाम दिए होंगे, बहुत सारे पैराग्राफिंग होते हैं अभी टीचर के एग्जाम में, चाहे नेट हो, टेट हो, सीटेट हो, कुछ भी हो, बहुत सारी चीजें इन पे बात होगी। ठीक है, उसके बाद जो है कि निबंध पे बात होगी, जिसकी श्रृंखला हमारी जो है कि आज से स्टार्ट हो जाएगी। और आपको सबसे जो उसकी 6-7 टॉपिक है उस पे बात करेंगे हमारे, और बहुत अच्छी टॉपिक और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपको बताया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो व्याकरण की चीजें हैं, वो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो ये जो चीज है वो 100 नंबर की सबके लिए कॉमन है। तो सबसे पहले हम कॉमन पे बात करेंगे, ठीक है, फिर सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते जाए, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है हिंदी क्लासेस का। लेकिन अभी हम लोग इस पे कॉमन पे बात करेंगे, ठीक है। तो आज जो सबसे पहले जो टॉपिक मैं शुरू करूंगा वो होगा समास। ठीक, यहाँ पे हम लोग चलते हैं, 1 मिनट इरेज कर दें थोड़ा सा। तो समाज पे हम लोग बात करें। अच्छा, अमूमन देखते होंगे ना कि चूंकि लोग इधर संधि समाज, हम उस टॉपिक को उठा रहे हैं जितने में हमको आपको संधि पढ़ाएंगे ना, और बिल्कुल हम पढ़ाएंगे तो आपको किसी चीज के पिछले चीज की बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ना पढ़ा है तो आपको जानकारी नहीं है, आपको कोई दिक्कत होगी। किसी भी कीवर्ड्स को मैं एकदम खोल कर डिकोड करके रख दूंगा। तो सबसे पहले आते हैं समाज पे। अमूमन आप लोगों ने नाम सुना है, संधि, समास, तद्भव। अच्छा, लोग व्याकरण का, और तुमको समास आता है कि नहीं? संधि पढ़ लिया तुमने? दो ही चीजों से करते हैं, ठीक। मैंने कहा कि ठीक है, इसी को करते हैं। अच्छा, ऐसे देखेंगे समास, संधि, ठीक है, इन दोनों में, अच्छा इन दोनों को लोग एक ही साथ नाम लेते हैं कि संधि पढ़े, समाज पढ़े। अच्छा, इंटरेस्टिंग भी चीज है, समास जो होता है वो दो पदों के मध्य होता है, ठीक है ना, और संधि जो होता है वो दो वर्णों के मध्य होता है, ठीक है ना। बताता हूं कैसे। जैसे इंटरेस्टिंग चीज हो रही है यही से कि देखिए, यहीं से चीजें, अभी जब एलटी का जो एग्जाम दिया था,
पेपर में उसमें दिया गया था, तो उसमें पूछा था उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर पूछ दिया था। ठीक, तो चूंकि जीआईसी का जो पेपर है उससे थोड़ा ऊपर है, काफी ऊपर है, लेक्चर का है, लेक्चरर बनना है आपको, प्रवक्ता बनना है, तो उससे अभी उपसर्ग प्रत्यय पूछ दिया है, तो कल के दिन संधि और समास में अंतर पूछ देगा, या संधिया क्या है उनके बारे में पूछ देगा, समाज की परिभाषा पूछ देगा, समाज कितने प्रकार के होते हैं, समाज संस्कृत में कितने होते हैं, हिंदी में कितने होते हैं, पदों के अनुसार कितने होते हैं, ठीक, उस पर बात की जाएगी। तो ठीक है ना, जैसे दो पदों के मध्य ऐसे है कि जैसे मान लीजिए आपने किया हवन सामग्री, ठीक, लेकिन इसका जब आप संधि विच्छेद करते हैं, अरे समास विग्रह, तो ये होता है हवन के लिए सामग्री। अभी आप बिल्कुल बेसिक से शुरू कर, बस ऐसे माहौल बना रहा हूं। अब देखिए, और इसका जैसे मान लीजिए विद्यालय, ठीक है ना, तो विद्या प्लस आलय, ये चीज होगी, आपके समझ में ये चीज आएगी। अब देखिए हवन सामग्री है, इसके बीच में के लिए जुड़ गया, देखिए ये एक पद है कि नहीं है, ये भी एक पद है, यानी जो समास होगा वो दो पदों के मध्य में हो जाएगा, और संधि जो होगी वो दो वर्णों के मध्य में, कैसे देखिए यहाँ पे आ है, यहाँ पे आ है, ये मिलके बन रहा है, तो ये दो वर्णों के बीच में होगी। सबसे पहले बेसिक डिफरेंस, कोई भी चीज आप जानिए तो संधि और समास में सबसे पहले यही अंतर होगा। चलिए अगर मैं यही से शुरू किया हूं तो इसी को बता देता हूं कि सबसे पहला अंतर जब वो पूछेगा पेपर में या डिस्क्रिप्टिव टाइप के, देखिए खैर कॉमन पेपर में तो यहाँ पे बात हो जाएगी, लेकिन जो जिनके लिए लिटरेचर जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए ये अंतर पूछ सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक तो हो जाएगा कि दो पदों के मध्य में हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा आप जब भी देखिए, ठीक है, कि ये केवल जो होता है क्या कहते हैं, अगर इनका संधि होता है तो संधि को आप क्या कहते हैं, संधि विच्छेद, यानी इनको क्या कहते हैं, जब इनको तोड़ने पे तो इनको कहते हैं विच्छेद, ठीक। लेकिन समास, समास को जब आप विस्तारित करेंगे, समास को जब उसको, तो उसको कहते हैं विग्रह, यानी क्या हो जाएगा, विग्रह, ये होता है समास विग्रह हो जाएगा जब उसको विस्तारित करेंगे, और ये हो जाएगा संधि विच्छेद, ठीक। और सबसे मेन अंतर आप ये देखिए, ये जो संधि विच्छेद होता है सिर्फ और सिर्फ तत्सम शब्दों में होता है, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ तत्सम शब्दों में होता है, ठीक। जैसे विद्यालय देख लीजिए, किसी को भी आप संधि करके देखिएगा, अगर उसको नहीं तोड़ पाएंगे, अगर वो तत्सम शब्द होगा, तत्सम का मतलब शुद्ध शब्द, तत्सम मतलब संस्कृत के समान शब्द, जो संस्कृत में जैसा था वैसे वही हमारे हिंदी में भी प्रयुक्त हो रहा है, तत्सम, ठीक है ना, तत्सम यही है। सब एक चीज को तोड़ेंगे, आप कुछ भी लिख, जैसे तत्, तत्सम तत्व आपको आगे पढ़ाएंगे, तत्, अब तत् का मतलब क्या है, उसके, अब उसके का मतलब उसके, सम का मतलब समान, तो किसके समान भाई, वो शब्द है, तो शब्द या तो संस्कृत की होगी, हिंदी की होगी, पाली की होगी, प्राकृत की होगी, भ्रंश की होगी, फारसी की होगी, उर्दू की होगी, लेकिन हम लोग किसके, हमारा जो है, हमारी जो हिंदी है वो किसके, तो संस्कृत के समान जो शब्द होगा, ठीक है ना। तो जैसे विद्यालय है, तो विद्यालय ऐसे भी कहते हैं हिंदी में भी, विद्यालय संस्कृत में भी कहते हैं, तो सेम सेम हो गया, वो तत्सम है। और तद्भव क्या होता है कि तत् प्लस भव, यानी उससे उत्पन्न हुआ, तो किससे उत्पन्न हुआ, संस्कृत से उत्पन्न हुआ, जैसे संस्कृत में आम्र था और हिंदी में आके क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो जो अपने बोलचाल में शब्द आएगा वो तद्भव हो जाएगा, और जो शुद्ध शब्द होगा, परिनिष्ठित शब्द होगा, वो जो है कि तत्सम होगा, बस इतना सा जानिए, तो आप चीजें क्लियर कर पाएंगे। तो यहां पे मैं बता रहा था सिर्फ तत्सम शब्दों में, लेकिन ये तो हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, फारसी में भी है, ठीक है मेरे प्रिय, कई भाषाओं में। यहाँ पे हम चलते हैं आगे, बात करते हैं, ठीक। तो ये होता है, अगर आपको ये लिखना हो कि संधि और समास में क्या अंतर है, तो ये चीजें आप लिख पाएंगे। आगे चलते हैं, ठीक है ना। तीसरा पेज ऐड करते हैं, चलिए। अब देखिए समास, समास किससे मिलकर बना है, सम प्लस आस। अभी वो पूछ दे कि समास में कौन सी संधि है, आपको ये लगेगा ना कि यहाँ अ प्लस आ मिलके आ हो गया समास, अरे भाई ये संधि नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ संयोग है एक। देखिए अगर ये आधा अ है, अगर ये पूरा अ होता यहाँ पे, तब तो अ प्लस आ मिलके आ हो जाता, ठीक। लेकिन यहाँ पे आधा है और आधा अ प्लस आ मिलके आ नहीं होता, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे संधि नहीं है, और संधि नहीं है, सिर्फ एक क्या है, एक संयोग है। तो अगर ये पूछ दे कि क्या समास में संधि है, तो बिल्कुल नहीं संधि है, एक लाइन शब्दों में कुछ भी पूछ। चलिए आगे हम चलते हैं। दूसरा होता है सम का मतलब, देखिए, और आस का मतलब क्या होता है, आस का मतलब आसन,
ठीक है ना। आज का मतलब क्या होगा, आसन। ठीक है, आसन का मतलब क्या होता है, बैठाना, बैठना या क्या हो जाएगा, बैठाना। ठीक, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, सम का मतलब पास या समीप। तो पास या समीप क्या कर देना होगा, बैठाना हो जाएगा। किसी भी चीज को पास या समीप क्या कर दिया जाएगा, जैसे कोई आदमी है, जैसे एक आदमी मान लीजिए हमसे 2 फीट की दूरी पे और मैं उससे 2 फीट की दूरी पे हूँ, और जैसे ही हम लोग आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे, तो हम लोगों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, गैपिंग कम हो जाएगा। वो यही कहता है समास कि जैसे हवन के लिए सामग्री मैंने बताया, तो इस सारे शब्दों को देखिए, इसके बीच में, हवन के बीच में और सामग्री के बीच में के लिए की बराबर दूरी है, और इनको एक साथ बैठा देंगे, हवन सामग्री कर देंगे, तो यही संधि, यही क्या है, समास है। ठीक है ना। और इसी को, हवन सामग्री को ऐसे लिख देंगे तो समास विग्रह हो जाएगा। किसी चीज को जैसे है वैसे लिख दीजिए, तो वो हूबहू क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। इतना तो देखिए, पास या समीप बैठाना होता है। पास या समीप आप किसको बैठाएंगे, किसी पद को ही बैठाएंगे ना, किसी शब्द को ही बैठाएंगे ना, क्योंकि देखिए ये शब्द, इनको आप शब्द को ही बैठाएंगे ना किसी को। तो सबसे बड़ी बात है कि जब इनको आप बैठाएंगे तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो इसी कारण क्या हो जाएगा, चूंकि दूरी कम हो जाए, क्या हो गई, संक्षिप्त हो जाएगा, यानी निकट हो जाएगा। तो इनका ये जो अर्थ हुआ कि सम प्लस आत का अर्थ जो होता है कि वो अर्थ जो हुआ है कि एक तरीके से आसन्न बैठना है, लेकिन इनका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा संक्षिप्तीकरण। तो पूछिए कि समाज का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो संक्षिप्तीकरण, और संक्षिप्तीकरण मैंने बता दिया कि वो कैसे है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम इन चीज पे बात करेंगे एकदम। आप बेसिक से चीजों को क्लियर करते जाएंगे, आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब ये देखिए, समास के भेद, पहले आज आपको शुरू किया समास के भेद, ऐसे एक डायग्राम बनाते हैं, 4 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, 6 कर देंगे। आप कहेंगे कि 4 5 6 क्या है, इंटरेस्टिंग है। 6 सबसे ज्यादा किसमें है, हिंदी में। ठीक, 5 किसमें है, संस्कृत में है। ठीक है, और 4 किसमें है, पदों की प्रधानता के आधार पे, पदों की प्रधानता के आधार पर। ये इंटरेस्टिंग चीज है कि प्रधान क्या है, यहाँ पे प्रधानता से क्या आशा है। तो सबसे पहले तो ये जानिए, वो पूछे कि हिंदी में कितने समास हैं, 6, संस्कृत में कितने समास हैं, 5, और पदों की प्रधानता के आधार पर कितने समास हैं, 4। अब पदों की प्रधानता के आधार पर हम जाएंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आप जानेंगे अव्ययी भाव समास, कितने कितने हैं, अव्ययी भाव समास। चलिए, जब अव्ययी भाव समास लिखेंगे तत्पुरुष समास हो जाएगा, फिर उसके बाद द्वंद्व समास हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इनका नाम आपने सुना तो होगा, ऐसा थोड़े ना है। अब मैं बताता हूं कैसे। अव्ययी भाव आप जब देखेंगे, और क्या है, और किसी भी वर्णमाला का क्या है, इसी में दोनों में बड़ा परेशान होता है कि अव्ययी में पहला प्रथम पद प्रधान है कि तत्पुरुष में प्रथम पद प्रधान है। आप एकदम परेशान हो जाएंगे, लेकिन इतना आसान है। कैसे, देखिए, और क्या होती है किसी भी वर्णमाला में, अ आ इ छोटी बड़ी ऐसे कर लीजिए, ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए अब फर्स्ट आता है। तो जैसे ही आप फर्स्ट आएगा नंबरिंग दे दीजिए। तो इसका मतलब इसमें क्या कर दीजिएगा आप, प्रथम पद प्रधान। देखिए, यही से मैं बताते हुए चल रहा हूं कि इसका मतलब जिसमें क्या होगा, प्रथम पद प्रधान हो जाएगा। तत्पुरुष, तत्व में देखिए, आपको याद करना है, आपको जानना है कि किसमें क्या है। अगर वो दे दे कि अव्ययी भाव का परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो पहले तो आप ये जानिए कि अव्ययी भाव क्या है। हम चलते हैं सेकंड पे, तत्पुरुष पे। अब देखिए, तत्व दो तो है ना, देखिए मेरे दोस्तों, कितने, दो तो है। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, द्वितीय पद प्रधान। समझ रहे हैं, आसान है ना, मजा आ रहा है, चीजें ठीक चल रही है मुझे लग रहा है। तो ये हो जाएगा द्वितीय पद प्रधान। द्वंद्व, द्वंद्व दोनों, द्वंद्व का मतलब क्या हुआ, दोनों। और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए द्वंद्व, दो दो द्व, इसमें द्व है, द्व, और द्व का अर्थ क्या हो जाएगा, दोनों। तो इसमें प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रदान हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, दोनों पद
प्रधान। गुड। अब बचता है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में क्या हो जाएगा, देखिए आपने बहुब्रीहि का उदाहरण आपको जैसे लंबोदर, लंब प्लस उदर, यानी जिसका लंब क्या हो उदर हो, जिसका उदर क्या हो लंबा हो, जिसका पेट क्या हो लंबा हो, कि कौन थे गणेश थे। यानी इसका अर्थ दोनों का अर्थ छोड़ के लंब प्लस उदर को छोड़ के तीसरा अर्थ निकल रहा है, यानी कोई भी पद प्रधान नहीं हो, तो दोनों पद अप्रधान हो जाएंगे। है ना इंटरेस्टिंग, इस तरीके से होगा। ठीक, तो ये होता है आपका। अब हम चलते हैं सीधे सीधे आगे, ठीक है ना। तो जैसे आपको समास को दे देगा कि समास क्या है, अब आपको परिभाषा लिखना होगा, क्योंकि ये मेंस की भी चीजें हैं, लिटरेचर के विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी ये काम की चीजें हैं। तो समास को मैंने क्या बताया, दो पद, ऐसे करिए दो पद, इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दो पद होते हैं, जैसे मैंने कहा किसी में प्रथम पद प्रधान है, किसी में द्वितीय पद प्रधान है, किसी में दोनों पद प्रधान है, किसी में दोनों पद अप्रधान है। इसका मतलब क्या है कि दो पद हो गए, एक फर्स्ट पद हो गया। देखिए परिभाषा कैसे बनेगी और कैसे आप लिख पाएंगे, इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो आप किससे जोड़ेंगे, योजक से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे आप बताइए, किससे जोड़ेंगे, योजक से जोड़ेंगे, ठीक है ना। अव्यय से जोड़ेंगे या कारक से जोड़ेंगे, ठीक, इतनी सारी चीजों से जोड़ेंगे। होगा क्या कि जब भी हम करेंगे कि या तो इनको योजक से जोड़ेंगे, या तो इनको अव्यय से जोड़ेंगे, या तो इनको कारक से जोड़ेंगे। अब क्या करेंगे कि जब भी समास हमको लिखना होगा दो पदों के मध्य, तो इसको क्या कर दीजिएंगे, हटा देंगे। आज जैसे ही हटा देंगे, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, संक्षिप्त हो जाएगी। ठीक, देखिए एक हटाइए और ये हो जाएगी संक्षिप्त। ठीक, इस तरीके से होगा ना। तो जैसे ही संक्षिप्त कर देंगे, यही क्या हो जाएगा, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, समास कहलाएगी। देखिए चीज आसान है, मतलब अगर, लेकिन आपको अब देखिए परिभाषा कैसे बनाते हैं। दो पद थे, उनके बीच क्या थे, योजक थे, उनको हटा दिया, पद संक्षिप्त हो गए, यह प्रक्रिया समास कहलाई। वरना आप जिंदगी भर रटते रह जाएंगे कि समास क्या है, आपको बिल्कुल याद ही नहीं होगा। अब हम लिखते हैं इसको कैसे, क्योंकि मेंस के हिसाब से चीजें चल रही हैं। दो या देखिए दो पदों के मध्य, दो पदों के मध्य, अब दो पदों के मध्य क्या होगा, आप सोचिए, दो पदों के मध्य प्रयुक्त, कारक, अव्यय, ठीक, या विभक्ति या योजक को हटाकर, योजक को हटाकर, ठीक, उन्हें, अब दो पदों के मध्य क्या होगा, दो पदों के मध्य प्रयुक्त, कारक, अव्यय, वियोजक, इन सबको क्या कर देंगे, हटा देंगे, और उन्हें पास लिख देने पर, उन्हें पास लिख देने पर संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया समास कहलाती है। ठीक है, ये हो गया आपका समास। आपको मुझे लगता है कि शायद चीजें समझ में आ गई होगी कि दो पदों के मध्य प्रयुक्त, योजक, कारक, इनको हटा दीजिए, इससे क्या होगा कि संक्षिप्त हो जाएगा, और यह संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, समास कहलाएगी। इससे आपकी परिभाषा आपको सीधे निकल के आ गई। ठीक है, अब हम जब चलते थे और इन सब सारी चीजों पे बात करते थे, तो अब देखिए मैंने समास के भेद, तो समास के भेद पे मैंने जब इधर बताया था आपको, चलिए तो यहां पे देखिए मैंने बता दिया था। अब देखिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, चार समास तो मैंने आपको क्या कर दिया, ऑलरेडी बता दीजिए। हिंदी में यही क्या होगा, ये चार तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस दो और आ जाएंगे। ठीक है मेरे प्रिय, आप सोच रहे होंगे कि वो दो कौन से होंगे, आप वो दोनों सोचिए। इसी तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय आते हैं, ठीक है, और द्विगु समास आते हैं, समानाधिकरण, व्याधाधिकरण, तत्पुरुष। देखिए दो आ जाएंगे, मैं बताऊंगा कि कैसे आ जाएंगे। तो चार वो हो गए, दो ये हो गए, ये हो गया द्विगु समास, और कर्मधारय समास छह हो गया। हिंदी संस्कृत में क्या है, ये तो चार रहेंगे ही रहेंगे, केवल एक हो जाता है केवल समास नाम से, ठीक है ना, केवल समास से। तो यहां पे चीजें कितनी हो जाएंगी, पांच हो जाएंगी। क्लियर,
वो चार कौन कौन से हैं? अगर पद के आधार पे समास चार प्रकार के हैं तो वो चार कौन से हैं? संस्कृत में 5 समास हैं, तो 5 समास कौन कौन से हैं? और हिंदी में किस प्रकार 6 समास हुए, तो 6 समास कौन कौन से हैं? आपके सामने जो है कि सीधे वो चीज आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहां तक आपको ठीक? तो सबसे पहले जब आएंगे अव्ययी भाव समास। अब ऐसे पूछेगा अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, इसकी उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। ठीक है ना? अब इसमें देखिए बहुत इंटरेस्टिंग। अब इसमें अ मैंने बताया था, यानी अ मतलब फर्स्ट, तो इसमें क्या होगा? प्रथम पद प्रधान। तो सबसे पहले तो ये होगा कि ऐसा समास, आपके मन में देखिए, ऐसा समास जिसका प्रथम पद क्या हो? प्रधान हो। अच्छा प्रधान, अब यहां से इंटरेस्टिंग चीज आएगी कि प्रधान क्या होता है। प्रधान, प्रधान का मतलब उसमें बदलाव या परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना? इन शब्दों को क्या कहते हैं? मतलब जिनका जो है कि लिंग वचन काल स्थान समय के अनुसार परिवर्तन न हो उन शब्दों में, उन शब्दों को क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, और जिनमें परिवर्तन हो जाएगा उनको विकारी शब्द कहते हैं। तो प्रधान का मतलब वो सीधे सीधे क्या हो गया? अविकारी शब्द, यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे धीरे धीरे, क्या 10 लोगों के साथ धीरे धीरे लगा देंगे तो क्या बदल जाएगा उसका रूप? नहीं बदलेगा। जैसे राम तेज चलता है, तो राम के साथ क्या है? तेज चलना, तेज है। कह देंगे कि बच्चे तेज चलते हैं, क्या बच्चे तेजो चलते हैं? नहीं, बच्चे भी तेज चलते हैं। देख रहे हैं ना? तो क्रिया विशेषण वो बदल नहीं रहा। इसका मतलब वो शब्द जो स्थान समय काल वचन लिंग के अनुसार बिल्कुल परिवर्तित ना हो, तो उनको कहते हैं यानी अविकारी, यानी इनमें बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा। आप समझ में आ गया होगा कि प्रधान क्या होता है। ठीक है, ऐसे शब्द क्या होते हैं? आप अविकारी शब्द क्या होते हैं? जब आपके सामने ये चीज आई गई है तो चीजें खोल ही रहे हैं, तो सीधे सीधे देखिए, पहले तो विकारी जान लेते हैं। चलिए अविकारी, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण। ठीक, चार प्रकार के होते हैं, दो तीन चार। चूंकि मैं आपको समास पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा कि कोई चीजें छूटेगी नहीं, भले वो चीज आएगी। फिर उसी के साथ साथ विकारी शब्द भी कितने आ जाएंगे मेरे प्रिय? विकारी शब्द चार होते हैं। वो विकारी शब्द भी कौन कौन होते हैं? संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है और क्रिया होता है। ठीक है, वो याद करना आसान हो जाएगा। अब चूंकि मैं क्रिया विशेषण, जैसे राम धीरे चलता है। ठीक, एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि राम धीरे चलता है। क्रिया विशेषण क्या है? वो अविशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया क्या है? चलना, और विशेषता बता रहा है कि धीरे धीरे चलना, वो धीरे चल रहा है, तो क्रिया विशेषण हो गया। अब इसी के साथ लिख दें कि सैनिक, राम धीरे धीरे चलता है, सैनिक धीरे धीरे चलते हैं। ठीक, यहाँ पे अभी भी वही धीरे धीरे, इनमें कोई परिवर्तन हो रहा है? भले चीजें यहाँ पे बहुवचन में आ गई, यहाँ पे एक वचन में आ गई, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इनमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? तो प्रथम पद क्या हो गया? प्रधान हो गया। ठीक है, और बाद वाला पद क्या होगा? इसका मतलब दो पद मैंने आपको बताया था, दो पद जोड़ना है आपको। प्रथम पद को आपने प्रधान बना दिया, अब द्वितीय पद को आप बनाएंगे संज्ञा। ठीक, तो देखिए ये प्रथम पद क्या हो जाएगा कि ऐसा समाज जिसका प्रथम पद प्रधान हो, द्वितीय पद संज्ञा हो, और इन दोनों से मिलकर बने शब्दों से एक भाव उत्पन्न होता है, और उसी भाव को क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। कितना आसान है। मुझे तो लगता है, देखिए डेफिनेशन भी आपने बना ली कि दो पद हो गए, ऐसा समाज जिसका प्रथम पद प्रधान हो और द्वितीय पद संज्ञा हो, और दोनों के पदों के मिलने से जो शब्द बना, शब्द से जो भाव उत्पन्न होता है, या बना शब्द क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहलाता है। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अब देखिए इनके प्रधान में क्या होगा?
कि इनका प्रधान क्या होगा, उपसर्ग हो जाएगा। मतलब इनका अविकारी शब्द क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। प्रधान मतलब आपको मैंने बता दिया अविकारी शब्द, यानी इनका जो अविकारी शब्द हो जाएगा वो उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो उपसर्ग प्लस संज्ञा अगर जिसमें मिल जाएंगे तो कौन सा, अगर इसका शॉर्टकट फॉर्म लिखे, हर चीज का एक शॉर्टकट फार्मूला होता है, शॉर्टकट पूरे उसको, तो उपसर्ग प्लस संज्ञा। अभी इन उपसर्गों में आएगा, जैसे स और स उपसर्ग रहेगा तो बहुब्रीहि में आएगा, तो अभी हम इतने पे चलते हैं कि उपसर्ग प्लस संज्ञा। ठीक, यानी अब इन्हीं को दो ले लीजिए कि उपसर्ग क्या था, अव्यय था, अविकारी था, तो अव्यय और अव्यय भी मिलकर क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये भी मिलकर अव्ययी भाव प्रधान बनाएंगे। और ठीक संज्ञा ले लीजिए, तो अगर दो संज्ञा शब्द दिए हो तो वो भी क्या मिलकर बन जाएंगे, अव्ययी भाव। जैसे कहते हैं राम राम, आपने तो राम और सीता जाना होगा ना, तो उसका हो जाता है कि राम और सीता द्वंद्व समास। लेकिन आपसे कोई बोल दे कि राम राम, इसमें कौन सा समास है, ये जानना होगा, तो ये अव्ययी भाव समास है, क्योंकि राम संज्ञा शब्द है और दूसरा वाला भी राम संज्ञा शब्द है, और दोनों अगर संज्ञा संज्ञा है तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अव्ययी भाव प्रधान। ठीक है, इतना आपको तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे चीजें ये आ रही होगी। तो प्रथम पद कैसे, द्वितीय पद, आप देखिए यहाँ पे अब जब हम चलेंगे, अब जैसे देखिए अब आपके साथ चलते हैं, जैसे आजीवन, देखिए कैसे पता है कि उपसर्ग और कैसे कैसे, जैसे ना आपको पता करना हो कि भले आपको उपसर्ग नहीं आता हो, ठीक है, आप कैसे जानेंगे कि इसमें उपसर्ग है। अब जैसे आजीवन है, ऐसे कोई और शब्द सोचिए जिसमें आ आता हो, तो आप समझ लीजिए कोई उपसर्ग हो जाए, आराम, राम प्लस आ, इसका मतलब आ उपसर्ग हो गया, उससे आ से मिलकर बहुत सारी चीजें बन रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये उपसर्ग हो गया। उपसर्ग क्या होता है कि कोई भी शब्द हो उसके पहले जुड़ जाएगा और उसके अर्थ में क्या कर देगा, परिवर्तन कर देगा। ठीक, जैसे जीवन था, लाइफ थी, उसमें आजीवन हो गया, लगातार हो गया, कंटिन्यू, समझ रहे हैं। तो ये देखिए आजीवन हो गया, इसका मतलब यहाँ उपसर्ग हो गया, और उपसर्ग ये बदलेगा नहीं, आ कभी भी आ ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे प्रथम पद क्या हो गया। अब चूंकि प्रथम पद देखिए प्रधान इसलिए है क्योंकि अव्यय है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसलिए जो है ये अव्ययी भाव समास हो गया। जीवन क्या है, भाव का बोधक है, इसलिए क्या है, संज्ञा है। देखिए पहचानिए इस तरीके से, जैसे मरणोपरांत हो गया, मरण प्लस उपरांत हो गया, ठीक है ना, मरण भी क्या है, एक तरीके से भाववाचक संज्ञा है, तो फिर उपरांत हो जाएगा, जीवनोपरवंत हो जाएगा, सब चीजें। अच्छा, यथा शक्ति, आप इतना करिएगा आज कि जितने उपसर्ग है उनको पढ़ लीजिएगा कौन कौन है। अब यथा में यथा उपसर्ग होता है, आ यथा, अब शक्ति हो जाएगा। अब इसको कैसे जानेंगे कि ये उपसर्ग है, तो यथा शक्ति हो गया, यथाक्रम हो गया, तो जितने ये सब सारे के सारे चीजें हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, अब यही बात समास से हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होने वाली है आपको इन सारी चीजों में। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए एक आसान से उठाते हैं। अब मैं जब अगली क्लास लूंगा आपका, तो उसमें सारे के सारे, अभी तो मैं एक भूमिका बना रहा हूं और सारी चीजों को लिखवा रहा हूं कि कैसे उनकी डेफिनेशन निकालनी है, और कैसे फिर उसके बाद जब अगला आएगा तो उसमें उदाहरणों की भरमार होगी। अभी तो एक, अब सोचिए कि दो चीजों के लिए पढ़ाना है, एक लिखना भी है और एक याद भी करना है। तो अभी चीजें क्या हो रही है कि सीधे सीधे मैं लिखवा रहा हूँ, लिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे आप उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद में एक दिन अगली क्लास जो होगी वो पूरे के पूरे डेटा पे होगी आधारित। ठीक है ना, फिर किस उपसर्ग में कितने ऐसे 100 दे दूंगा, उसमें 100 दे दूंगा, फिर सबके बारे में बात करूंगा। अब हम लोग चलते हैं सीधे सीधे, चलिए एक छोटा सा ले लेते हैं, द्वंद्व समास। ठीक है ना, या द्विगु समास ले लेते हैं, द्वंद्व तो आपको ऐसे होगा, क्या ले लें आप बताइए थोड़ा सा। चलिए द्वंद्व ही ले लेते हैं, द्वंद्व लिख दिए तो द्वंद्व ले लेते हैं। द्वंद्व, मैंने इसमें कहा था क्या, द्व, द्व का मतलब दोनों प्रधान है। ठीक है ना, दोनों अपनी अपनी भूमिका का नहीं, दोनों के शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे राम और सीता, राम से, इसमें हाइफन शब्द जहां पे भी आएगा, ये देखिए हाइफन चिन्ह शब्द नहीं, हाइफन, समझ लीजिए कि ये कौन से समास होगा, वो द्वंद्व समास होगा। ठीक है ना, द्वंद्व समास के बारे में आपको इतना शायद जाने, देखिए इसके बारे में अगर आप ये जाने, इतरेतर द्वंद्व, विकल्प द्वंद्व और समाहार द्वंद्व,
ठीक है। इतरेतर द्वंद्व, विकल्प द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। इतरेतर है शब्दों के बीच में और आ जाएगा, विकल्प द्वंद्व में या आ जाएगा, समाहार द्वंद्व में जो है कि अंत में आदि आ जाएगा, इनके बीच में या आएगा। जैसे आपको ये दे दे कि राम माता पिता, तो ये हो जाएगा माता और पिता, ठीक है। आपको ये दे दे कि बहु बेटी, तो बहु बेटी ऐसा हो जाता है, बहु बेटी आदि, देख रहे हैं अंत में आदि आ रहा है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और अगर आपको दे देगा पाप पुण्य, ठीक है, पाप पुण्य, या तो आपके हिस्से में पाप होगा या तो पुण्य होगा, तो यहाँ पे यह आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चीजें हो जाएगी। अब जब भी हम, ये तरीका हुआ निकालने का और पढ़ने का और याद करने का, तो आप आज ने सीखा होगा कि समाज की क्या परिभाषा है, व्ययी भाव समाज कैसे निकाला जाता है, और द्वंद्व समाज तो ऐसे लिख देंगे कि जब दो पदों के मध्य में जो है कि दोनों पद क्या हो, पहले तो लिखेंगे कि दोनों पद क्या हो, इसमें क्या लिखेंगे द्वंद्व समाज में, कि दोनों पद क्या हो, अप्रधान हो, ठीक है ना, और एक दूसरे के विलोम जैसे लगते हो, ऐसे समास जिसमें दोनों पद क्या हो। देखिए माता और पिता, माता का उल्टा क्या है, पिता। तो ऐसे शब्द, ऐसे समास जिसमें दोनों पद अप्रधान, दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, और एक दूसरे के विलोम जैसे लगे, तो इस प्रकार के समास को क्या कहते हैं, हम द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक, आज दो चीज पे बात होगी, समास पे काफी, चूंकि शुरू से था संधि और समास में क्या अंतर है, फिर उपसर्ग, व्यय भाव, ये सब सारी चीजें मैंने बताने लगा, क्लास लंबी चली। फिर जब हम अगली क्लास में, अब जब आपसे मिलते हैं कल, तो फिर इस चीज पे बात होगी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।